जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप हैं मेरे साथ। आज हम बात करेंगे श्रीलंका के वॉर क्राइम्स की और उसके ऊपर चलते वॉर क्राइम रेजोल्यूशंस की, जिसके विरोध में कई मुल्कों ने वोट दिया, कई मुल्कों ने पक्ष में वोट दिया और हिंदुस्तान ने इस रेजोल्यूशन में एब्सटेन किया, वोटिंग में एब्सटेन किया। टोटल 47 कंट्रीज हैं इस यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर। इस 47 कंट्रीज में से 22 कंट्रीज ने इस ह्यूमन राइट रेजोल्यूशन जो श्रीलंका के खिलाफ आया, जिसके अंदर एलिगेशन है कि श्रीलंका की सिविल वॉर के आखिरी दौर में श्रीलंका की सेना ने बहुत बर्बरता ढाई वहां के सिविलियंस के ऊपर, और उसी चीज का रेजोल्यूशन है। तो 22 मुल्कों ने इसके सपोर्ट में वोट डाला, उधर 12 मुल्कों ने इसके विरोध में वोट डाला, जिसमें चाइना शामिल है, और 11 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने एब्सटेन किया, यानी कि कहीं भी वोट नहीं डाला, ना यस ना नो। उसके अंदर हिंदुस्तान भी शामिल है, जापान भी शामिल है। तो ये क्या है वॉर क्राइम्स और क्या ये पीछे की कहानी है और हिंदुस्तान के लिए कितनी मुश्किल स्थिति है ये वाली, जिसके अंदर उसको बैलेंस करना पड़ रहा है। और अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं कि टाइट रोप वॉक, यानी कि रस्सी के ऊपर चलने समान है, बैलेंस करना है। आपने वो करतब जरूर देखा होगा रोड साइड पे कि रस्सी के ऊपर एक बच्चा एक डंडा लेकर अपने आप को बैलेंस करके चल रहा है, तो उसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑन द टाइट रोप। तो हिंदुस्तान के लिए कुछ उस तरीके की स्थिति है। तो आइए इस चीज को समझते हैं, इसकी परतों को हटा के देखते हैं कि ये सब क्या है और इंडिया के लिए ये असमंजस वाली स्थिति क्यों है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि इंडिया ने इस वोटिंग से पहले एक स्टेटमेंट जारी किया। वो क्या जारी किया? बड़े केयरफुली वर्डेड ये स्टेटमेंट था, बड़ा नपातुला और बड़े ध्यान से ये स्टेटमेंट दिया गया है। इसके अंदर इंडिया ने बोला है कि वो उस कॉल का समर्थन करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, जो श्रीलंका के ही कॉन्स्टिट्यूशन का 13th अमेंडमेंट है, उसकी पालन की बात करता है। वो क्या पालन की बात करता है? वो बात करता है कि पॉलिटिकल पावर का डिवोल्यूशन नदर्न एरियाज में, तमिल एरियाज में हो, यानी कि पॉलिटिकल पावर्स तमिल इलाकों में भी दी जाए, वहां भी प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शन हो और उनको भी पॉलिटिकल एक्टिविटी और साझेदारी, पॉलिटिकल साझेदारी का हिस्सा बनाया जाए। तो हिंदुस्तान इसका समर्थन करता है। और साथ ही इंडिया ने यह भी कहा है कि यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसको अपने ही दायरे में काम करना चाहिए, और वो दायरा निर्धारित किया गया है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में। तो उसी दायरे के अंदर उसको ये काम करना चाहिए। तो ये नपातुला बयान इंडिया की तरफ से आया और इंडिया ने इसकी वोटिंग में एब्सटेन किया, यानी कि ना उसने हाँ में जवाब दिया, ना उसने ना में जवाब दिया, और चुप रहा इस वोटिंग के दौरान। तो वो मजबूरियां क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो अभी के जो राष्ट्रपति हैं राजापक्से, ये उस टाइम भी राष्ट्रपति थे जब ये सिविल वॉर अंतिम दौर में था, और इसी अंतिम दौर की बात हो रही है कि श्रीलंका में बहुत भारी ह्यूमन राइट वायलेशन करे गए, और यह माना जाता है कि 40,000 सिविलियंस को मौत के घाट राजापक्से की फौज ने उतारा था। यह आखिरी फेज की जो लड़ाई हुई थी 2009 में। तो राजापक्से जब दोबारा से राष्ट्रपति बने तो उन्होंने वो मुआहदा खारिज कर दिया जिसमें उनके जो प्रेडिसेसर थे उन्होंने एक जॉइंट एफर्ट की बात करी थी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वॉर क्राइम्स के अंदर तहकीकात करने की। तो राजापक्से ने उस चीज को खारिज कर दिया है, और अब कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी ह्यूमन राइट्स वायलेशन श्रीलंका के अंदर जो हुए नहीं हुए उसकी जांच अब नहीं कर पाएगी। इस वोटिंग से कुछ दिन पहले राजापक्से ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फोन किया था और समर्थन की अपील करी थी। वहीं पर जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमिलनाडु के अंदर, उन्होंने हिंदुस्तान को बोला था कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस ले, और बहुत सारी पार्टियों ने इस नरेंद्र मोदी को यह बोला था कि वो श्रीलंका के खिलाफ वोट भी करें। लेकिन तमिलनाडु के अंदर इलेक्शंस हैं और ये बहुत ही इमोशनल इशू है तमिलनाडु के अंदर, और इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी मजबूरी है कि अगर वो
श्रीलंका के साथ खड़ा नजर आता है खुल्लम खुल्ला, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है तमिल्स की वो नाराज होती है। और अगर श्रीलंका के विरोध में खड़ा होता है तो श्रीलंका की जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वो पहले ही हाथ से खिसकी हुई है, और फिर वो फाइनली पूरी तरह चाइना की गोद में जाके गिर जाएगी, और उससे इंडिया को एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल नुकसान होगा। तो एक तरफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स है, इसीलिए इंडिया को ये टाइट रोप वॉक करनी पड़ रही है। इसीलिए इंडिया ने ना हां में वोट करे ना में वोट करा और चुप्पी साधी। कहते हैं कि कई बारी चुप्पी में भी फायदा होता है। अभी हाल ही में हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इंडिया जापान के साथ मिलकर एक कंटेनर टर्मिनल बना रहा था कोलंबो पोर्ट पर, और उसके लिए पैसे भी मुहैया कराए गए थे, लेकिन राजपक्षे की सरकार ने वो सारे पैसे वापस भी कर दिए और हिंदुस्तान और जापान को वहां से बाहर कर दिया और चाइना को अंदर लेके आ गया है। तो ये बहुत बड़ा झटका इंडिया को लगा है अभी वेरी रिसेंटली, और उसके बाद ये वोटिंग हुई है। तो इंडिया के लिए बड़ी परेशानी थी, बड़ा सेंसिटिव ये मैटर था। लेकिन थोड़ी नज़र डालते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस ओवरऑल कैसे हैं। देखिए, जहां तक इंडिया और श्रीलंका का सवाल है, इंडिया और श्रीलंका के बड़े डीप रूटेड एथनिक और कल्चरल टाइज हैं। कहा जाता है कि 4th सेंचुरी BC में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र श्रीलंका गए थे और वो बुद्ध धर्म को श्रीलंका लेके गए थे। और ये भी कहा जाता है कि जो बरगद का वृक्ष है, बोधि ट्री गया में, उसकी एक सैपलिंग यहाँ से लेके गए थे और जो श्रीलंका में लगाई थी, वो एक बहुत बड़ा वृक्ष अब वहाँ भी है। तो एक उस तरीके के रिलीजियस कल्चरल टाइज हैं, एथनिक टाइज हैं, जो क्विजीन है, जो ट्रेडिशन है, ये हमारे केरला प्रांत से काफी मिलता जुलता है। वहीं नॉर्थ श्रीलंका के अंदर तमिल सेटल हैं, और इंडियन तमिलनाडु और श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्टर्न एरियाज ये तमिल डोमिनेटेड हैं। यहाँ पर तमिल कल्चर है जो कि इंडिया से अगेन पूरा मिलता है। अभी एक रिसेंटली एक सर्वे हुआ था बाय IPSOS ग्लोबल स्कैन, जिसके तहत ये पता लगा कि सिर्फ 4% श्रीलंकन हैं जो इंडिया के प्रति एक नेगेटिव व्यू रखते हैं, यानी कि 96% इंडिया को अच्छा मानते हैं, अच्छी नजर से देखते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और दूसरी चीज जो इस समय ये है कि इंडिया और श्रीलंका एक क्लोज इकोनॉमिक टाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। एक अग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, उसके डिस्कशंस बड़े फाइनल स्टेज पर हैं। वो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। इसके तहत इंडिया जो है लो एंड गुड्स श्रीलंका भेजेगा और श्रीलंका हाई एंड गुड्स इंडिया भेजेगा। तो इस तरीके का मुआहदा है। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा इस बातचीत का मौजू नहीं है ये, और ये स्कोप में नहीं आ रहा, तो वी लीव इट एट दैट। बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया कि चाइनीज का इशू बड़ा स्ट्रांग है। चाइनीज ने हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप किया है, और अब रिसेंटली जो कंटेनर पोर्ट बनाने जा रहे थे वहां से भी हमें निकाल दिया गया है। और क्योंकि चाइनीज इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है, और एक बड़ा गेम इंडियन ओशन के अंदर चाइनीज नेवी और इंडियन नेवी के अंदर चल रहा है, डोमिनेंस का चल रहा है, उधर साउथ चाइना सी का भी मामला है। तो ये सारी जो चीजें हैं उसके चलते जब हम ये देखते हैं कि श्रीलंका के अंदर चाइनीज पैर पसार रहे हैं तो घबराहट होना लाजमी है, और बिल्कुल घबराहट हो रही है। जैसा कि हमने नक्शे पे देखा है, श्रीलंका और इंडिया एक बहुत बड़ी मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं, और एक पाक स्ट्रेट से ही दोनों मुल्क सेपरेटेड हैं। फिशिंग को लेकर काफ़ी क्लैशेस होते रहते हैं दोनों तरफ के फिशरमैन्स के बीच में और नेवीज के बीच में। उसके अलावा बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण टाइज हैं, लेकिन इन टाइज पर एक सवालिया निशान लगा था जब श्रीलंका की सिविल वॉर चल रही थी, और 80s में, 86 में, 87 में LTT तमिल ईलम की बात कर रहे थे, इंडिपेंडेंट तमिल एरिया की बात कर रहे थे,
और उधर श्रीलंका अपनी अखंडता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था और एक सिविल वॉर चल रही थी। श्रीलंका ने उस समय इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया था नदर्न एरियाज का, जाफना पेनिनसुला का, और मिलिट्री असॉल्ट शुरू कर दिए थे। अब हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी तमिल पॉपुलेशन है, जाहिर सी बात है, हमारा एक बहुत बड़ा प्रांत तमिलनाडु है। यहाँ पर चिंता हो गई थी, बहुत भारी तादाद में रेफ्यूजीज अब श्रीलंका से इंडिया आने लग गए थे तमिल्स, और एक बहुत बड़ा आक्रोश हिंदुस्तान के अंदर डेवलप होता जा रहा था। अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन गया था, क्योंकि एक तरफ एलटीटी का एक्सट्रीमिज्म था, वायलेंस थी, और दूसरी तरफ एक इंडिया की खुद की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात थी, क्योंकि एलटीटी एक तमिल इलम की बात करता था, उसके अंदर इंडिया का तमिल एरिया भी शामिल था। तो इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी थी। तो इंडिया ने उस इकोनॉमिक ब्लॉकेट को तोड़ने के लिए, मुझे याद है हेडलाइंस थी कि AN-32 एयरक्राफ्ट्स रात में और फर्स्ट लाइट में श्रीलंका के जाफना के ऊपर गए और उन्होंने सप्लाईज, फूड सप्लाईज और मेडिसिन को ड्रॉप किया। एंड एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी थी कि इंडिया एक इंटरवेंशन की तैयारी कर रहा है। फिर कुछ समय बाद हमने देखा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पीस अग्रीमेंट हुआ, इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड साइन हुआ, और इंडिया ने एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका भेजी। अब श्रीलंका चली गई है पीस फोर्स, लेकिन वहां पर एलटीटी के साथ में क्लैशेस हुए, और अक्टूबर के अंदर 8 अक्टूबर टू बी प्रिसाइज ये डेट थी, जब इंडियन सोल्जर्स ये राशन की अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे, पैरा कमांडोज थे, इनको रोककर इनके जो इसमें से 5 जो सैनिकों को उतार कर इनके गले में जलते हुए टायर एलटीटी ने बांध दिया और इनको मार दिया। यहां से इंडियन आर्मी और एलटीटी के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। और इंटरेस्टिंगली जब इंडिया ने ऑप पवन लॉन्च किया, यानी कि जाफना पे कंट्रोल करने की जब लड़ाई शुरू करी, तो इंटरेस्टिंगली जो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे राणा सिंघे प्रेमदासा, उन्होंने इंडियन आर्मी की मदद नहीं करी, उन्होंने एलटीटी की मदद करी, पैसा दिया, उनको हथियार एम्यूनिशन दिया जो इंडियन आर्मी से लड़ रही थी। एट द सेम टाइम श्रीलंका के अंदर बहुत जबरदस्त आक्रोश था कि इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी हैं इस अकॉर्ड ने, और इस इंडियन आर्मी की जो पीस कीपिंग फोर्स है सो कॉल्ड, इसको बाहर निकाला जाए। तो प्रेमदासा ने इंडियन आर्मी को बाहर निकलने को कहा और इंडियन आर्मी बाहर आ भी गई। 1990 के अंदर इंडियन IPKF वहां से बाहर आई, और 1991 में जैसा हम सब जानते हैं राजीव गांधी का असैसिनेशन एलटीटी द्वारा ही किया गया। और ये इतना पेचीदा है कि जब ये एलटीटी जब शुरू में खड़ा हुआ, तो आपको ये हैरत होनी चाहिए कि उसको इंडिया ने सपोर्ट किया था। इंडिया ने एलटीटी को बनाने में उसको सपोर्ट किया, उसको पैसा दिया, उसको ट्रेनिंग दी, उसको हथियार दिया। इसमें रॉ के एलिमेंट शामिल थे, इसमें तमिलनाडु की गवर्नमेंट तब की शामिल थी, और इन सब ने एलटीटी को खड़ा किया। उसी एलटीटी से लड़ने इंडियन आर्मी पहुंच गई, और वहां श्रीलंका जो एलटीटी से लड़ रहा था वो अब एलटीटी की मदद करने लग गया। तो बहुत ही ज्यादा खिचड़ी पक चुकी थी, और अच्छा हुआ इंडियन आर्मी वहां से बाहर निकल गई। इंडियन आर्मी ने 1000 से ज्यादा सोल्जर्स की अपनी सोल्जर्स ने जान दी, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था, और इंडिया के लिए भी बड़े शर्म की सी बात थी, क्योंकि इंडिया बड़ा क्लियर विक्टर वहां से निकल के नहीं आया था। फिर 2001 में वहां पर नेगोशिएशंस हुए और एक सीज फायर डिक्लेयर हुआ बिटवीन एलटीटी एंड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, और 2005 में इस सीज फायर वायलेशन शुरू हुए, और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पूरे जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं वहां से एलटीटी को खदेड़ दिया और उस पर अपना कब्जा जमा दिया। उसके बाद फोकस इन्होंने नॉर्थ इलाके में किया, दैट इज द जाफना रीजन, और जाफना रीजन के अंदर 2007 में लड़ाई शुरू हुई। 2007 में ये लड़ाई शुरू हुई और 2009 मई में ये लड़ाई खत्म हुई। इस दौरान बहुत खून बहा,
और जाफना को कंट्रोल में लाने के लिए कहा जाता है कि 40,000 से 1 लाख सिविलियंस मारे गए। श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने बहुत भारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन करवाए अपनी आर्मी से। उसके अंदर इनोसेंट सिविलियन टारगेटेड किलिंग्स, सिविलियन इलाके के अंदर एरियल बमबारी और सेक्सुअल असॉल्ट्स जैसी बातें भी शामिल हैं। और इसी वजह से, इन्हीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से अब ये ह्यूमन राइट्स का इशू उठा है। इसी के ऊपर वोटिंग हुई थी और इसी के ऊपर इंडिया ने एब्सटेन करना बेहतर समझा। तो ये थी इन शॉर्ट ये कहानी तो खैर बहुत लंबी है, बहुत दुखदाई भी है, दिलचस्प भी है, लेकिन यूट्यूब वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे में समझाना मेरे को ज़्यादा जरूरी लगा, तो इसलिए मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में ये पूरी कहानी सुनाई है। आई एम श्योर ये आपको ठीक लगी होगी और आप इंडिया का स्टांस समझ पाए होंगे कि कितनी मजबूरी है, कि हमें किस तरीके से ये बैलेंस करना पड़ रहा है। और अगेन श्रीलंका की इस ह्यूमन राइट्स की लड़ाई में हमारा तमिल सेंटिमेंट भी है, हमारी लोकल पॉलिटिक्स भी है और उधर चाइना के साथ जियोपॉलिटिकल लड़ाई भी है। तो देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बनती है। क्या चाइना पूरी तरह श्रीलंका पे हावी होगा या हिंदुस्तान भी अपनी जगह दोबारा से वो बना पाएगा जो उसकी पहले थी। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इंडिया जरूर ऐसा कर पाएगा, क्योंकि हमारे इस समय बहुत सीजन्ड डिप्लोमेट, एक्स डिप्लोमेट, फॉरेन मिनिस्टर हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि श्रीलंका को अपने घेरे में दोबारा से हम ले पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ अगली बार फिर किसी टॉपिक पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।